हेलो स्टूडेंट्स, फोनम्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा पीवाईक्यू सीरीज ऑफ रे ऑप्टिक्स। इन रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं, प्रिज्म से रिलेटेड जो अभी जनवरी सेशन में जेई मेंस में जो प्रिज्म से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनको इस वीडियो में कवर करूंगा। ये जो क्वेश्चंस है ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, नीट के लिए और जो यूकेपीएससी अभी लेक्चरर का पेपर होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था, इससे प्रीवियस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस किया था, जेईई मेंस के मॉडर्न फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं प्रिज्म PYQs of JEE Mains 2026 of जनवरी सेशन। तो इसमें आपके पास क्या आता है, कुछ बेसिक्स आते हैं, प्रिज्म से रिलेटेड कुछ बेसिक इंपोर्टेंट फॉर्मूलेज आते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि प्रिज्म से रिलेटेड आपको कितने फॉर्मूले याद होने चाहिए प्रिज्म के क्वेश्चन करने के लिए। तो ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है आपके पास, सपोज एक ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, इक्विलेटरल प्रिज्म हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ये जो रे है, ये रे इंसिडेंट कर रही है। तो इस रे को क्या नाम बोलेंगे, इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको। जो ये रे क्या कर रही है, इंसिडेंट हो रही है, इस रे का नाम होता है इंसिडेंट रे। ठीक है, ये जो आपके पास ये रे है, इस रे का क्या नाम होता है, ये होता है इंसिडेंट रे होता है। क्लियर। और जो सेकेंड आप बाहर क्या है, एयर है, अंदर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस सरफेस में क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ करा। और नॉर्मल, ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल हमेशा क्या होता है, 90 होता है। तो जब भी कोई रे रेयर से अगर डेंसर में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये जो रे है, ये रे इस तरीके से पाथ को क्या करेगी, सफर करेगी। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज ब्लू कलर से मैंने दिखाया, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद क्या होगा, जब डेंसर से जब लाइट रे किसमें आती है, रेयर से जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द क्या आएगा, नॉर्मल। ठीक है, जब डेंसर टू रेयर में आएगा तो जो ये रे होती है, इस रे को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। When light ray goes from denser to rarer, it bends away from the normal. ठीक है, तो ये away from the normal जाएगा, और जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द आएगा। ठीक है, तो इमर्जेंट रे हो गया। क्लियर हो चुका है। तो अब इसमें कुछ बेसिक से टर्म्स होते हैं। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में जो एंगल होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट नॉर्मल और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल होता है, ये दिस इज ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे एंगल I1 या I बोल सकते हैं। ठीक हो गया। और ये जो आपके पास है, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, इसको हमने क्या लिखा है, R1 लिखा हुआ है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड और जो नॉर्मल है, अपने सुविधा के लिए इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, R2 ले लेते हैं। ये एंगल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। इस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं, ये R2 हो जाएगा। और ये नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल E। ठीक है, इस एंगल का नाम होता है इमर्जेंट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, इमर्जेंट एंगल बोलते हैं इसको। ठीक हो गया। तो ये बेसिक से टर्म्स आपको पता होने चाहिए। और ये जो A है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। और बहुत सारे क्वेश्चन में इसका एक और नेम लिख के आता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। क्या लिख के आता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी हम इसको बोलते हैं। तो यू विल आल्सो रिमेंबर दैट एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, और रिफ्रैक्टिंग एंगल भी हम इसको बोलते हैं। ओके, रिफ्रैक्टिंग एंगल भी हम इसको बोलते हैं। तो जनरली अगर इक्विलेटरल का एंगल होगा तो एंगल ऑफ प्रिज्म हमेशा क्या होता है बेटे, 60 होगा। इसको भी आपको याद करना है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ऑलवेज 60 डिग्री। एक और टर्म डिफाइन करने को आता है कि डिफाइन क्या, मिनिमम डेविएशन या डेविएशन थ्रू प्रिज्म हमको दिखाना है। तो ये क्या है, अगर ये इंसिडेंट रे है, प्रिज्म नहीं होता है, तो ये क्या होती है, इस तरीके से सीधे बाहर चले जाते। तो अब आपको क्या करना है, ये जो इंसिडेंट है और जो इमर्जेंट रे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो मीट नहीं कर सकती है। तो आपने क्या करा, जो इमर्जेंट रे है उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आपने मिलाया।
जैसे ही आपने इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कराया, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट कराने पर ये कहां पर मिल रही है, यहां पर मिल रही है, ये पॉइंट पी हो गया सपोज। तो ये जो इंसिडेंट और इमरजेंट के बीच में जो एंगल होता है, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। डेल्टा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा यहां पर होता है हमारे पास, डेल्टा हमारे पास होता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ठीक हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो ये क्या है आपके पास? बेसिक से है, बेसिक से। ठीक है, बेसिक से है। किस तरीके से क्या होता है? I1 क्या है, I क्या है, E क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया है, रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या हो गया फॉर एन इक्विलेटरल प्रिज्म, ये हमने डिस्कस किया है। इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए क्या होता है बेटे? ए हमेशा क्या होगा? 60 डिग्री होगा। ए इज ऑलवेज 60 डिग्री होता है। तो प्रिज्म में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे आपके पास, अभी देखो उन फॉर्मूले को मैं आपको रिवीजन कराते हैं। प्रिज्म में से रिलेटेड हमने कुछ प्रिज्म फॉर्मूलेस पढ़े थे हमने। प्रिज्म से रिलेटेड क्या होते हैं? फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 1 जो हमने पढ़ा था कि ये जो डेल्टा होता है आपके पास, ये जो डेविएशन होता है, ये किसके इक्वल होता है? I प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। बेटा दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला टू सॉल्व विद द न्यूमेरिकल। जो डेविएशन होता है, डेविएशन क्या होगा? I प्लस ई माइनस ए के इक्वल होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए, ये आपको याद रखना है। एंड सेकेंड फॉर्मूला आपको याद रखना है कि आपके पास जो ए होता है, ए क्या होता है? R1 प्लस R2। जो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है ए इक्वल टू क्या होता है? ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ठीक है, ए इक्वल टू R1 प्लस R2। दूसरा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है? पहला फॉर्मूला तो ये याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो ए इक्वल टू क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो बेटे दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द प्रिज्म। प्रिज्म के लिए ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप एग्जाम में बैठो, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। ठीक हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? मेरे साथ रिपीट करो, कमेंट बॉक्स में आप फर्स्ट फॉर्मूला लिख के दिखाओ, डेल्टा इक्वल टू I प्लस ई माइनस ए। एंड सेकंड फॉर्मूला इज क्या होता है? ए इक्वल टू क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। तो बेटे दीज आर द टू फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म। ये क्या है? दो फॉर्मूले हैं प्रिज्म से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और फर्दर आगे मूव करते हैं। अब इसमें कंडीशन बोलता है कि आप मिनिमम डेविएशन बताओ। मिनिमम डेविएशन के बारे में हमको बताओ कि मिनिमम डेविएशन क्या होगा। तो इसमें जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट आता है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये मैंने एक लास्ट शॉर्ट्स में भी मैंने बना रखा था इसमें वीडियो की, मिनिमम कंडीशन डेविएशन की कंडीशन क्या होगी व्हेन ए लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से जब पास करेगी तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होने वाली है। तो इसमें आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन आती है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट, क्या फर्स्ट कंडीशन ये है आपके पास कि जो I है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। सेकंड कंडीशन आता है एंगल ऑफ R1 इक्वल टू क्या आना चाहिए? R2 आना चाहिए। ठीक है, R1 R2 फिगर में रिप्रेजेंट है। और थर्ड आना चाहिए आपके पास डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस ए। ठीक है, जो थर्ड कंडीशन है, जो डेविएशन है 2I माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके पास आता है, नेक्स्ट जो कंडीशन है आपके पास, फोर्थ जो कंडीशन है, ए इक्वल टू होगा आपके पास, ए इक्वल टू होगा 2R, क्योंकि ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। R1 इक्वल टू R2R होगा तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2R आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो ए इक्वल टू 2R आएगा। और जो फिफ्थ आपके पास कंडीशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थोड़ा सा बड़ा सा फॉर्मूला, इसको याद करना है, लेक्चर में क्वेश्चन आया था ऐसे, ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, साइन ए बाई 2। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के लिए अगर मिनिमम तो दीज आर फॉर्मूला वैलिड फॉर व्हेन क्वेश्चन में मेंशन होगा कि द प्रिज्म सफर्स मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन कहते हैं आपको ये सारे 5 पॉइंट क्या होने चाहिए? आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ओके, तो एक और कंडीशन होती है, एक और कंडीशन होती है हमारे पास कि मिनिमम डेविएशन की एक और कंडीशन होती है। सपोज दैट ये मेरे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये प्रिज्म है, तो इसमें क्या होगा? एक रे आ रही है। ठीक है, सपोज दैट एक ये रे आ रही है और ये क्या हो रहा है? इट विल गोज पैरेलल टू द बेस ऑफ, इस तरीके से। ये तो नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ पर ये नॉर्मल आ जाएगा। ये देखो, इस रे को देखो और इस रे को देखो, ये दोनों रेस को देखो। अगर जो रिफ्रैक्टेड रे है, कंडीशन नंबर 6 से क्या है, जो आपके पास जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स
पैरेलल पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म, बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो किसी अभी जेईई मेंस के क्वेश्चन में देखेंगे हम, डायरेक्ट ये सेंटेंस से लिखा हुआ आया था कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में आपके पास क्या है कि जो बेस है, जो प्रिज्म का क्या है आपके पास, जो बेस, जो रिफ्लेक्टेड रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, इट विल गोज पैरेलल टू द बेस ऑफ प्रिज्म। दिस इज द बेस ऑफ प्रिज्म। अगर ऐसा हो रहा है, बेस ऑफ प्रिज्म के क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, तो देन वी से दैट द प्रिज्म सफर मिनिमम डेविएशन। तो बेटा दीज आर द 6 कंडीशन फॉर द मिनिमम डेविएशन ऑफ ए प्रिज्म। तो इन्हीं फॉर्मूले को क्या करने वाला हूं मैं, यूज करूंगा अभी इसमें। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, आप फर्स्ट कंडीशन, इन कंडीशन को मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी आप क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन आई इक्वल टू ई हो जाएगा, सेकंड R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, और थर्ड इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 2i माइनस ए, फोर्थ क्या हो जाएगा a इक्वल टू 2r, और फिफ्थ कंडीशन हो गया रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करने के लिए म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। और नेक्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, जो रिफ्लेक्टेड रे है it will becomes the parallel to the base of prism। तो these are the six condition for minimum deviation of a prism, कि प्रिज्म से अगर प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन की these are the 6 कंडीशन। ये आपको फिंगर टिप्स में याद होनी चाहिए, कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ, इन 6 कंडीशन से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक हो गया, तो विदाउट एनी डिले अब हम देखते हैं कि जेईई मेंस के क्वेश्चन को हम देखते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, जेईई मेंस से 21 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इसको रीड आउट करते हैं। तो ये एज शोन इन फिगर बोल रहा है व्हेन द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द बेस ऑफ, ये देखो अगर आपको प्रिज्म को आप जीरो से हीरो बन जाओगे, प्रिज्म में आप जीरो से हीरो बन जाओगे, खुद ही एक एक न्यूमेरिकल खुद ही सॉल्व करने लग जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। ये बोल रहा है कि ये जो फिगर दिया है इसमें जो बोल रहा है कि इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, दैट मींस क्या हो रहा है, मिनिमम डेविएशन की बात कर रहा है। तो देन क्या हो रहा है, द इमर्जेंट रे ग्रेजेस का मतलब क्या होता है, ग्रेजेस का मतलब क्या होता है कि इट विल मेक 90 डिग्री विथ द सरफेस ऑफ प्रिज्म, सिंपल सी बात है। इस सेंटेंस का मतलब ये, ग्रेज करने का मतलब क्या हुआ कि जिस साइड से जो क्या हो रहा होगा, रे बाहर निकल रही होगी, उसके और नॉर्मल के बीच में जो एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो ये फिगर में हमको दे रखा है इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, ये 45 डिग्री दे रखा है, थीटा दे रखा है। मुझे नहीं पता कि इक्विलेटरल एंगल है प्रिज्म है या नहीं। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है, √2 दे रखा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक रे है, वो क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे क्या हो रहा है, इस प्रिज्म के बेस के पैरेलल आ रही है, और जो इमर्जेंट रे है वो ग्रेज कर रही है सेकंड सरफेस में। ये फर्स्ट सरफेस हुआ और ये सेकंड सरफेस हुआ, सेकंड सरफेस में ग्रेज कर रही है जैसे कि फिगर में दिखाया भी है। ठीक है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो गिवन थीटा है ये फाइंड आउट करना है। तो इसी फिगर को हम नेक्स्ट उसमें स्लाइड में देखते हैं, इसी फिगर को जूम करके बनाते हैं। तो ठीक है, तो प्रीवियस रिजल्ट्स का ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये दिस इज द इंसिडेंट रे, ये कोई क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम नॉर्मल इंसिडेंट करेंगे। और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये नॉर्मल। तो क्या होगा, ये जो रे है, ये जो आपके पास जो ये रे है, ये जो रे है, ठीक है, और बाहर क्या है, रेयरर है, तो रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यहाँ μ1 कितना होगा, μ1 कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ μ2 कितना होगा, ये होगा √2 दे रखा है, इट इज मेंशन ऑन क्वेश्चन। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो रे है, इंसिडेंट रे, ये बोल रहा है कि इस प्रिज्म का ये बेस है, दिस इज द बेस। ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो प्रिज्म के बेस के पैरेलल है, तो पैरेलल हो गया तो ये दोनों लाइन होंगे स्टेप, और ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा बेटे, अगर ये एंगल 45 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट
अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, क्योंकि z बन रहा है, z में क्या होता है, अगर ये 45 होता है तो ये भी 45 है। और इट इज मेंशन ऑन क्वेश्चन इंसिडेंट रे बिकम्स द पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल 45 होगा तो इसको भी 45 होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया है, इसके बाद हमसे बोल रहा है कि ये जो अब यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, ये रे क्या होगी, थोड़ी सी बेंड होगी, और ये जो सेकेंड सरफेस है, इस सेकेंड सरफेस से क्या हो रहा है, सेकेंड सरफेस में फिर से हम क्या करेंगे, वी ड्रॉ नॉर्मल, यहाँ फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद ये जो रे है ये बाहर नहीं जा रही है, इट विल ग्रेज। ग्रेज करने का मतलब क्या होता है, ग्रेज करने का मतलब ये जो सेकेंड सरफेस है उसी के ऊपर क्या हो रहा है, ग्रेज कर रहा है। तो ग्रेज करने का मतलब क्या होता है, ये जो एंगल है इट विल ऑलवेज 90। दिस इज द कंडीशन ऑफ टी आई आर। ठीक है, क्या होता है, आई इक्वल टू जब आई आर होता है, ठीक है, आई इक्वल टू जब आई आर, जब आई इक्वल टू आई सी होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है, तो आर कितना होता है, 90 होता है। दिस इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग। ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपके पास ये जो एंगल है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पेन का, ये जो एंगल है, देखो अभी मैंने क्या बोला था, इन नॉर्मल और इंसिडेंस के बीच में क्या होता है, आई होता है, और नॉर्मल और इसके बीच में क्या होता है, R1 होता है, और ये R2 होता है। क्लियर हो चुका है, तो मेरे को क्या निकालना है, ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन ग्रेजिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये R2, ये जो I2 है ये 90 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, दो बार स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट P है और ये पॉइंट Q, मैं इस क्वेश्चन में दो बार क्या करता हूँ, दो बार हम क्या निकाल लेते हैं इसमें, दो बार इसमें क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट क्या करना है आपने, स्टेप फर्स्ट आपने करना है कि आप स्नेल्स लॉ लगाओ एट पॉइंट P। एट पॉइंट P में क्या करेंगे, यूजिंग स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ आपको साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू से नहीं करना है, इस तरीके से याद नहीं रखना है, वो बेसिक है, छोटे बच्चे करते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, म्यू होता है। तो आपको क्या करना है, मैं बोल रहा हूं कि पी पॉइंट पर मैंने क्या करना है, पी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अंदर का एंगल, अंदर का कौन सा एंगल है, R2, इसका साइन। ठीक है, तो अंदर का एंगल क्या होगा, बताओ, अंदर का पी पॉइंट पर देख रहा हूं मैं, अंदर का, पहले या तो आप अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, और अंदर का एंगल क्या है, साइन R2, अंदर का एंगल क्या है, साइन R2। इट मस्ट बी इक्वल टू बाहर का एंगल, बाहर का एंगल क्या है, या इट मस्ट बी इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है 1, जब तक कुछ नहीं दिया होगा 1 लेंगे, और बाहर का, ये आ गया आपके पास बाहर का एंगल। तो बोलना कैसे है, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बाहर का एंगल, इट मस्ट बी इक्वल टू बाहर, दूसरी साइड बाहर का एंगल, और क्या हो जाएगा, बाहर का एंगल, बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और बाहर का एंगल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या है, ये √2 इनसाइड है, तो अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, अंदर का एंगल, इट मस्ट बी इक्वल टू बाहर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बाहर का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, R2 को फाइंड आउट हम यहाँ से कर लेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये साइन 90, ये आएगा √2 साइन R2 इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, साइन R2 इक्वल टू आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। और तो साइन R2 1/√2 कहां से होता है, तो यहाँ से R2 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 45 आ जाएगा, कि साइन 1/√2 कहां पर होता है, 45 में होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, R2 क्या आ गया, 45 आ गया, R2 आ गया है 45। ये आपके पास है स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 1। स्टेप 1 क्लियर है, तो क्लियर का C टाइप करेंगे, क्लियर का C टाइप करो। अब इसके बाद स्टेप 2, अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 फॉलो करना है। स्टेप 2 क्या करना है आपको, एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट आपको क्या करना है, फिगर के पास चलते हैं, बिना फिगर के होगा नहीं। एट पॉइंट Q पॉइंट पर आपको क्या करना है, एट पॉइंट Q आप यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओ, Q पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाना है। बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और बाहर का एंगल साइन I इक्वल टू अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, √2, और एंगल का एंगल क्या है, R1। तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, एंगल, अंदर का एंगल R1। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा,
ठीक, आर अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोबारा से, और आई यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा हम फिगर से हम आई को बैलेंस कर लेते हैं। ये पूरा देखो, ये पूरा क्या है 90 डिग्री है, नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि आई हम फिगर से निकाल सकते हैं। ये एंगल कितना आ जाएगा आपके पास, ये पूरा 90 है, इतना 45 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये भी कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट सरफेस के लिए आई कितना होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री होगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ वैल्यूज पुट करो, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 इंटू साइन 45 इक्वल टू √2 साइन R1, और साइन 45 कितना होता है 1/√2, 1/√2 इक्वल टू √2 साइन R1। ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा √2 2 साइन R1, यहाँ से साइन R1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा साइन R1 इक्वल टू आ जाएगा 1/2, साइन R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 आएगा, साइन R1 इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। और साइन 1/2 कहाँ होता है, साइन 1/2 क्या होता है, तो देयरफॉर R1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री में क्या होता है, 30 डिग्री में क्या होता है हाफ होता है, 30 डिग्री में हाफ होता है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 30 डिग्री आ गई। क्या R1 R2 क्लियर है, R1 R2 क्लियर है, तो क्लियर का C दबाओ। अब आपके पास क्या आ गया, स्टेप 3 की ओर मूव करते हैं। ठीक है, स्टेप 3 में हमको अभी लास्ट टाइम में अभी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। ठीक है, लास्ट टाइम में मैंने स्लाइड में डिस्कस किया है कि A इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। तो यहाँ से आप A निकाल लोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में A भी नहीं गिवन है मुझे। 45 प्लस 30, 45 प्लस 30, तो A इक्वल टू आएगा 40 और 30 70, ये 75 डिग्री आ गया। ठीक है, ये 75 डिग्री आ गया, A क्या आ गया 75 डिग्री आ गया। पर ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है, 45 डिग्री आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, ये 45 को ही आंसर लगा के आ जाएंगे, जो भी गलत हो जाएगा। आपको क्या पूछा है, थीटा पूछा है आपको क्या पूछा है, ठीक है, आपको थीटा पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, थीटा पूछा गया हुआ है। तो थीटा पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ट्राइंगल की क्या करने वाले, एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करने वाले। तो क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। दिस इज ए, इसको हम क्या नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हमने ए नाम दे दिया। ये एंगल क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, तो ये एंगल ए हो गया। तो ए प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180 है ना। हम क्या करने वाले हैं, ए प्लस देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ए प्लस, नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 है आपके पास। स्टेप नंबर 4 में हम क्या अप्लाई करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। आंसर भी बता सकते हैं, मैक्सिमम लोग आंसर भी कर रहे हैं। तो 4 स्टेप में क्या आएगा, ए प्लस, ठीक है, ए प्लस 45 प्लस थीटा इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो यहां से कितना आ जाएगा, ए आपके पास 75 आया, 75 प्लस 45 प्लस थीटा, ठीक है, इक्वल टू 180 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, तो यहां से आपको ये 5 5 10 120 आएगा, 120 और 120 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ठीक है, 180 डिग्री आ चुका है। अब मुझको, ठीक है, नाउ आवर एम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 180 माइनस 120, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। तो आपको फिर से देखना है, देखो क्वेश्चन में 60 और 75 दोनों प्रेजेंट होंगे, पर क्वेश्चन ये है कि आपको पूछा गया क्या है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है थीटा निकालना है, ए नहीं निकालना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, थीटा की बात करूंगा। देखो अभी हम ऑप्शन में चलते हैं, थीटा कितना होगा। अब ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखो आपके पास 60 डिग्री 75 भी दे रखा है, देखो 75 45 सब आंसर है, बट 75 तो होगा नहीं और 90 भी होगा नहीं, 45 भी नहीं होगा।
तो हमको थीटा पूछा गया है, तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री क्या होगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन 1। तो किस तरीके से हमने स्नेल्स लॉ को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू को छोड़ के, क्या बाहर का रिफ्लेक्टिव एंगल, बाहर का एंगल और अंदर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और अंदर का एंगल, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस सेंटेंस को बोल के हम प्रिज्म के बड़े से बड़े फॉर्मूले को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग इन क्वेश्चन नंबर 2, which is JEE means 22 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो हर शिफ्ट में एक से लेकर 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे प्रिज्म से रिलेटेड, हर सेक्स, ठीक है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन तो प्रिज्म का रहता ही रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ड्रॉ भी खुद से बनाना है, ठीक है, ड्रॉ भी, बट इस जो है इनमें ड्रॉ भी खुद से बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव, अब रिफ्रैक्टिव एंगल, तो इक्विलेटरल एंगल है, इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो थीटा कितना हो गया, 60 हो गया, और म्यू कितना दे रखा है इसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दे रखा है, और रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट्स वन फेस, ठीक हो गया। कोई क्या कह रहा है कि इस प्रिज्म, हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है, ये हमारे पास प्रिज्म है, और ये इसका क्या है, एंगल ऑफ, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। क्या बोलता है कि किसी सरफेस में क्या हो रहा है कि ये एंगल ऑफ एक लाइट इंसिडेंट हो रही, कह रहा है, ये नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, बिना नॉर्मल के तो कुछ होगा ही नहीं, तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, आई एंगल पर क्या हो रहा है, एंगल इंसिडेंट हो रहा है। इफ द इमरजेंट रे, इमरजेंट मतलब जो बाहर निकल रही है, तो यहाँ क्या होगा, ये रेयर से डेंसर में क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और फर्दर हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना है। अब क्या होगा, इफ द इमरजेंट रे इज फाउंड टू ग्रेज अलोंग द अदर सरफेस, ग्रेज मतलब क्या होता है, प्रिज्म की सरफेस के ऊपर ही क्या करना, चलना, द एंगल, ठीक हो गया, ग्रेज कर रहा है। ग्रेज करने का मीन्स क्या हुआ कि ये जो लाइट है यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर TIR हो रहा है, यहाँ पर ग्रेजिंग की कंडीशन है। ग्रेजिंग में क्या होता है, I इक्वल टू IC होता है, देन R इक्वल टू 90 होता है, ठीक है। तो TIR के लिए तो बेटा I हमेशा IC से बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर ग्रेजिंग होगा, ग्रेजिंग के लिए I इक्वल टू IC होगा, I इक्वल टू IC होगा, तो जो R होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक हो गया। अदर सरफेस, देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द इंसिडेंट सरफेस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट सरफेस मतलब आपको R1 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, R1 फाइंड आउट करना है, R1 फाइंड आउट करना है, क्योंकि इंसिडेंट के साइड बोल रहा है, तो बेटे ये क्या होता था, R1 होता था, और ये क्या होता है, R2 होता है, ठीक है। तो ये एंगल 90 दे रखा है, तो आप खुद बताओ, मैं इस P पॉइंट पर क्या करूं, इस P पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले R2 निकाल लेता हूं, और A हमको 60 डिग्री दिया ही है, तो हम A इक्वल टू R1 प्लस R2 से हम क्या करेंगे, यहाँ से R1 को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक इक्विलेटरल एंगल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, इसमें एक रे आ रही है, I डिग्री, I एंगल पर इंसिडेंट हो रही है, तो ये देखा गया है जो इमरजेंट रे है ग्रेज कर रही है, ग्रेज मतलब उसी सरफेस में क्या कर रही है, प्रिज्म की सरफेस पर I इक्वल टू IC हो रहा है। तो आपको बताना है कि R1 कितना होगा। तो सिंपल सा, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, जस्ट अप्लाई द स्नेल्स लॉ। तो इसी का ये क्वेश्चन भी हमने इसमें क्वेश्चन भी प्रिंटेड दे रखा है। तो ये क्या हो गया, आपके पास I हो गया, ये R1 हो गया, R2 हो गया, इस सरफेस में क्या कर रहा है, यहाँ पर E इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये पॉइंट P है, और A आपको दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 60 होगा। आपको R1 निकालना है, क्या निकालना है, R1 निकालना है। स्टेप फर्स्ट आप क्या करो, P पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगाओ, ठीक है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट पॉइंट P। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ, ठीक है, क्या P पॉइंट पर लिखना है। तो अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज मेंशन ऑन द क्वेश्चन, √2 डिग्री क्या दे रखा है, √2 डिग्री क्या है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √2 डिग्री इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। तो P पॉइंट पर लगाना है, P पॉइंट पर बोलो, P पॉइंट पर किस तरीके से लगाएंगे, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज √2, और अंदर का एंगल साइन के साथ ही आएंगे हमेशा, इक्वल टू बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर है तो 1, और बाहर का एंगल क्या होगा, साइन 90। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, √2 साइन R2 इक्वल टू साइन 91 होता है, तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो यहां से आपके पास आ जाएगा साइन R2 इक्वल टू आ जाएगा 1 बाय √2, और यहां से आ जाएगा आपके पास साइन R2 इक्वल टू साइन 45, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो R2 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और ये आंसर नहीं है,
ये आंसर नहीं है। 45 डिग्री आप थोड़ी आपको पूछा है आंसर, R2 45 डिग्री आपके पास आंसर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं हम, प्रिज्म फॉर्मूला, प्रिज्म में एक फॉर्मूला मैंने सिखाया था। नाउ स्टेप 2, ये आपके पास स्टेप 1 हो गया, स्टेप 1 ही हो गया। स्टेप 2 क्या होता है, अब आपके पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, ए इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2। ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है। ए इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 60 होगा। R1 आपको फाइंड करना है, R2 आपने 45 निकाल दिया, तो 60 माइनस 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1। तो 45 और 5 50 और 10 16, तो R1 आपके पास आ जाएगा 15 डिग्री। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 डिग्री आ जाएगा। तो यही क्या है, करेक्ट आंसर है। तो किस तरीके से आपने क्या करना है, स्नेल्स लॉ का जस्ट यूज करना है और ग्रेज का मतलब समझना है। ग्रेज का मतलब क्या होगा, R2 हमेशा 90 होगा, ठीक हो गया, और I इक्वल टू IC होगा। तो यहाँ जो R2 है, यहाँ जो R2 है, ये इसको, ये क्रिटिकल एंगल है। R2 को आप क्या बोल सकते हो, क्रिटिकल एंगल कह सकते हो, क्योंकि जब I इक्वल टू IC हो रहा होगा तभी R2 क्या हो रहा होगा, 90 हो रहा होगा। तो इस क्वेश्चन में या इससे प्रीवियस क्वेश्चन में जो R2 है, ये R2 को ही हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहने वाले हैं। तो जो आंसर आ रहा है, रिफ्रैक्टिंग इंसिडेंट साइड बोल रहा, अगर इंसिडेंट बोल रहा, अगर रिफ्लेक्टेड बोलता तब R2 निकालते। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट इंसिडेंट सरफेस, दैट इज इंसिडेंट सरफेस में क्या होता है, R1 होता है। तो R1 में जो आ रहा है वो कितना डिग्री आ रहा है, R1 आ रहा है जो कितना डिग्री आंसर आ रहा है इसमें, 15 डिग्री आ रहा है। कितना, तो 15 डिग्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन क्या होते हैं, एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। यही क्वेश्चन क्या है आपके पास एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, यही क्वेश्चन घूमते रहते हैं इधर उधर। क्लियर। Now, next question, which is asked in JEE Main 28 जनवरी 2026, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस भी ये लेक्चरर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, ये एक्सपेक्टेड PYQ है। इस तरीके के क्वेश्चन, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो विदाउट एनी डिले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर अ ट्रांसपेरेंट प्रिज्म, ठीक हो गया, प्रिज्म तो ट्रांसपेरेंट ही होता है। इफ द एंगल, देखो, इफ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एम हो गया। डेल्टा एम इज इक्वल टू इट्स रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो अब आपको रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या होता है पता ही नहीं होगा। रिफ्रैक्टिंग एंगल को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, एग्जामिनर कैसे भी फंसा सकता है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द प्रिज्म सेटिस्फाई, तो आपको बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कहां से, रेंज बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है। क्वेश्चन में हमको गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमको आपको गिवन है कि जो सबसे पहले तो आपको बोलना है कि जो एंगल ऑफ, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, जो आपके पास क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ही एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। पहले आप इस बात को हाँ बोलो, इस बात को हाँ कहनी है आपको। एंगल ऑफ प्रिज्म को ही क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। क्लियर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि इसमें जो बोलता है मिनिमम डेविएशन की बात बोल रहा है कि ये जो मिनिमम डेविएशन है, इट मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग एंगल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फर्स्ट स्लाइड में मैंने बोला था कि अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी होती है, 2i माइनस ए होती है, नहीं होती है, ये बेटा याद रखना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर मिनिमम डेविएशन, डेल्टा एम, डेल्टा एम को हम क्या लिखेंगे, 2i माइनस ए। तो 2i माइनस ए इक्वल टू ए हो जाएगा, ए इज द रिफ्लेक्टिंग एंगल। फर्दर सॉल्व करो, यहाँ से 2i इक्वल टू ए उधर जाएगा तो 2a हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास i इक्वल टू आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i इक्वल टू ए आ जाएगा। ये अभी हम आगे यूज, अब ऑप्शन i इक्वल टू ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता है, ऐसा तो ऑप्शन दिया नहीं है, i इक्वल टू ए ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर आगे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नो ऑप्शन, i इक्वल टू ए ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं इसको, अब हम, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन लगा के देखते हैं। स्टेप 2 में हम मिनिमम, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होता है उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आप बताएं। स्टेप 2, म्यू इक्वल टू आपके पास क्या होता है, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2
अपॉन साइन ए बाई टू, ये फॉर्मूला होता है आपके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहां आप पुट करो, यहां आपने पुट करना है, ठीक है, यहां आपने क्या पुट करना है, जो क्वेश्चन में मेंशन है, डेल्टा एम इक्वल टू ए आपने यहां पुट करना है, ये अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में हमको गिवन। तो म्यू इक्वल टू आपने क्या करना है, तो साइन ए तो ए ही रहेगा, क्वेश्चन में दिया है डेल्टा एम किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, अपॉन टू, और अपॉन साइन ए बाई टू, थोड़ी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये हो गया आपके पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू, ये आ जाएगा साइन टू ए बाई टू, साइन टू ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू, इस तरीके से कुछ कैलकुलेशन आ रही है हमारे पास। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्दर हम इसको और क्या लिख सकते हैं बताओ, कमेंट बॉक्स में भी अपना आंसर देते रहिए कि क्या आ रहा है। ये आपके पास आ रहा है साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू आ रहा है, कुछ इस तरीके से आ रहा है, साइन ए अपॉन साइन ए बाई टू आ रहा है। अब ऐसा भी क्वेश्चन में हमको ऑप्शन नहीं दिया है, या तो इस तरीके का देता, तो ऑप्शन तो ये भी प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन क्या है, ये भी आपके पास प्रेजेंट नहीं है। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहां पर एक वी नो साइन टू ए या साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो आप इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो, यहाँ कितना था थीटा, यहाँ टू थीटा है, यहाँ कितना है टू थीटा है, तो टू थीटा किसमें ब्रेक हो रहा है, थीटा में ब्रेक हो रहा है। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा निकालूंगा तो टू थीटा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, थीटा में, तो थीटा निकालूंगा तो थीटा किसमें कन्वर्ट होगा, टू साइन थीटा बाई टू और इंटू कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, साइन टू थीटा किसमें ब्रेक हो रहा है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू थीटा किसमें चेंज हो रहा है, थीटा में चेंज हो रहा है, तो थीटा किसमें चेंज होगा, फिर थीटा बाई टू में चेंज होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हो जिसको आप ट्रिग्नोमेट्री में। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई, तो सेम यहाँ पर भी ऐसे करने वाला हूँ, साइन टू ए इक्वल टू टू साइन ए कॉस ए होगा, और साइन ए इक्वल टू क्या होगा, फिर थीटा की जगह ए रख दो, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो फर्दर इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करना है, इसको अगर हमने फर्दर सॉल्व करना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, टू साइन ए बाई टू, टू साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, कैसे लिखते हैं मैंने बता दिया, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए बाई टू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए बाई टू, तो साइन ए बाई टू से साइन ए बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास म्यू इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर म्यू इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस ए बाई टू, कितना आ जाएगा, टू कॉस ए बाई टू आ जाएगा। अभी आपको इनिशियल जो कंडीशन दी थी, आई इक्वल टू क्या था, आई इक्वल टू क्या था, ए था, जो फर्स्ट कंडीशन दी थी डेल्टा एम इक्वल टू ए। तो यहां क्या करेंगे आप, पुट ए इक्वल टू आई, तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू इक्वल टू आ जाएगा टू कॉस आई बाई टू, टू कॉस आई बाई टू आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज जस्ट अ सॉल्यूशन है, किस तरीके से हमने आंसर पहुंचना है। अब अभी भी आंसर नहीं आया है, हमको तो रेंज में निकालना है, ठीक है, रेंज में हमको आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन आया, ये जो आया आपके पास ये फर्दर सॉल्व करने पर म्यू इक्वल टू, ये जो आ रहा है आपके पास म्यू इक्वल टू टू कॉस आई बाई टू। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन में रेंज में आंसर पूछा है, क्या पूछा है, रेंज में आंसर दिया है, तो जो आई है, आई की रेंज क्या होती है, आई की रेंज क्या होती है, 0 डिग्री टू 90 डिग्री, ठीक है, आई की रेंज क्या होगी, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। तो एक बार आप क्या करो, इस फॉर्मूले में, एक बार इस फॉर्मूले में आई इक्वल टू 0 रखो, ठीक है, तो एक बार आप क्या करेंगे, आई इक्वल टू 0 रखो, अगर आई इक्वल टू 0 रखोगे, आई इक्वल टू 0 रखोगे, तो देन म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर टू कॉस 0 बाई टू, तो कॉस 0 1, तो ये म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो cos यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करो, अब i इक्वल टू क्या रखो, आप 90 रखो, 90 रखेंगे। अगर i इक्वल टू 90 आप रखोगे, i इक्वल टू 90 अगर आपने पुट करना है, i इक्वल टू 90 पुट करो, 90 पुट करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 cos 90/2। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू इक्वल टू 2 cos 45, 2 cos 45 आ जाएगा। 40 cos 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फर्दर, उसके बाद ये आएगा आपके पास म्यू इक्वल टू 2 cos 45 1/√2 होता है, तो 2 को √2, तो ये आपके पास म्यू इक्वल टू आ जाएगा, क्या आएगा, √2 आ जाएगा। म्यू इक्वल टू क्या आएगा, ये √2 आ जाएगा। म्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। म्यू इक्वल टू कितना आएगा, √2 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या पूछी है, रेंज पूछी है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 से छोटा और √2 से बड़ा, सिंपल सी बात है। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा आपके पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या होगी, रेंज क्या होने वाली है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो √2 से तो बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हमको इस तरीके से सॉल्व करना है कि जो √2 होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n होगा, वो 1.4 से तो क्या होगा, √2 से बड़ा होगा और 2 से क्या होगा, छोटा होगा। √2 से बड़ा और 2 से छोटा। ठीक है, तो ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। तो अब देखो ऑप्शन में जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है और इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, बेसिक सी कैलकुलेशन, तो फॉर्मूले याद होनी चाहिए। तो जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 से बड़ा, √2 से बड़ा और 2 से छोटा। तो फर्स्ट तो है नहीं, सेकंड भी है नहीं, थर्ड भी है नहीं, तो फोर्थ ही क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो दीज आर द PYQ related to the prism, ठीक है, of JEE Mains 2026. In this video I am discussing about 3 questions with full explains। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होता है इन 3 क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आप अपना डाउट्स को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ठीक है, जो भी आपको डाउट होता है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है फिजिक्स को पढ़ते हुए, चाहे वो नीट के स्टूडेंट हो, जेईई मेंस के स्टूडेंट हो, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हो, ठीक हो गया, या अपकमिंग यूकेपीएससी लेक्चरर के स्टूडेंट्स हो, कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है कि हम लास्ट टाइम में कैसे सुपर स्टडी करें, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प टू यू। ठीक है, तो इसका जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।